मैं डॉक्टर मंजू कंछल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय, एमए फाइनल की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम भारत से मुगल काल में विदेशी व्यापार का अध्ययन करेंगे और मुगल काल के जितने भी हमें साक्ष्य उपलब्ध होती हैं उन साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक नहीं थी और मलाबार बंदरगाह से केवल काली मिर्च का ही व्यापार हुआ करता था और कुछ मात्रा में नील का प्रयोग या नील का निर्यात किया जाता था। यूरोपीय वस्तुओं की जो मांग थी वो भारत में बहुत ही कम पाई जाती थी। भारत से कुछ वस्तुओं का कम मात्रा में निर्यात किया जाता था और यूरोप से भारत में वस्तुओं की कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भारत के सामानों का व्यापार भिन्न था और भारतीय सूती वस्त्रों की डिमांड अधिक थी और दक्षिणी एशिया के देशों में गुजरात और उसके पूर्वी तटों से वस्तु भेजे जाते थे और उससे लाभ की प्राप्ति भी की जाती थी। अगर हम भारतीय विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें ये देखने को मिलती है कि बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह भारत में किया जाता था और विदेशी वस्तुओं का जो बाजार था केवल धनिक वर्ग तक ही सीमित पाया जाता था और विदेशी वस्तुओं की मांग निर्यात की गई वस्तुओं की तुलना में बहुत ही कम पाई जाती थी। एक इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार, जिनका नाम है हॉकिंस। उन्होंने इस प्रारंभिक व्यापार के संबंध में बताया है कि भारत में चांदी काफ़ी पाई जाती थी, बहुमूल्य धातु चांदी काफ़ी पाई जाती थी और जो भी यूरोप से व्यापारी आते थे वह भारत की वस्तुएं चांदी देकर खरीदते थे और कहा जाता है कि भारतीयों के द्वारा ये चांदी के सिक्के ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे और बाहर भी नहीं निकाले जाते थे। इसके अलावा एक और जो उदाहरण यदि हम लें तो उदाहरण के लिए मलाबार बंदरगाह काली मिर्च, खंबात से नील व अन्य वस्तुओं और बंगाल से चावल और चीनी का निर्यात होता था और मलाबार व बंगाल को छोड़कर विदेशी व्यापारियों से संबंधित केवल निर्यात का सूती सामान ही भेजा जाता था। एक और इतिहासकार हैं आपके मोरलैंड, और मोरलैंड ने हमें भारत के बंदरगाहों से दूसरे यूरोपीय स्थानों पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की एक तालिका प्रस्तुत की है और उसमें उन्होंने ये बताया, उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो सिंध और लहरी बंदरगाह से भारत से सूती वस्त्र अरब की खाड़ी तटीय क्षेत्र से गोवा से होते हुए भेजी जाती थी। गुजरात का एक उदाहरण लें तो केम्बे, गोवागह, दीव, सूरत से सूती वस्त्र, धागा, नील आदि लाल सागर, अरब की खाड़ी और अन्य बंदरगाहों से गोवा होते हुए भेजे जाते थे। तो इस प्रकार के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं और जो ये निर्यात किया जाता था उसमें वस्तुओं का निर्यात दो प्रकार से होता था। एक तो होता था समुद्री मार्ग से और दूसरा जो निर्यात किया जाता था वो स्थल मार्ग से किया जाता था। उदाहरण के रूप में हमें 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें ये बताया गया है कि काबुल व कंधार भेजने वाला उत्तर पश्चिमी भारत से जो मार्ग था उस मार्ग पर 3000 के लगभग ऊंट की संख्या देखने को मिलती है, जिस पर निर्यात का कुल भार 500 टन लाद कर भेजा गया और 1615 ईस्वी तक यह व्यापार का प्रवाह
दुगना और चौगुना हो गया था। तो इस प्रकार से जब समुद्री मार्ग प्रारंभ हो गया तो ये स्थल मार्ग से निर्यात की स्थिति का परिणाम हमें कम दिखाई देने लगा। तो ये भारतीय उद्योग और विदेशी व्यापार की पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लेंगे कि जो ये यूरोप के विभिन्न देश जिन्होंने भारत में आकर व्यापार प्रारंभ किया और अपनी कंपनियां स्थापित की, उन स्थापित कंपनियों के द्वारा कहाँ कहाँ ये कंपनियां डाली गई और उनके द्वारा किस प्रकार से व्यापार किया गया और कौन सी वस्तुएं अपने देशों को भेजी गई, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में कदम रखा और उस कंपनियों में या व्यापारियों में सबसे पहला जो देश था वो था पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बाद में डच व अंग्रेजी व्यापारी भारत में आए और उस समय भारत में मुगल काल पाया जाता था और लगभग अकबर के शासनकाल के आसपास इन व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया और इन्होंने भारत में और दक्षिण एशिया में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से मसालों के व्यापार में, जिनकी यूरोपीय बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इनसे लाभ कमाने की दृष्टि से समुद्र मार्ग से अपना आना जाना जारी रखा और समुद्री रास्तों पर अपने किलों का इन्होंने जाल बिछाना प्रारंभ कर दिया। और उसमें जो हमें उदाहरण प्राप्त होता है कि सबसे पहले पुर्तगाल ने ओमान एवं फारस की खाड़ी में, अदन की खाड़ी और सिंगापुर के जल डमरू मध्य में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था और यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे भी इन्होंने स्थापित कर लिए थे। और फिर उसके बाद जब इनको कुछ सफलता प्राप्त हुई पुर्तगालियों को, तो इन्होंने सुंडा द्वीप समूह पर अधिकार स्थापित करके चीन के दक्षिणी तट पर व्यापार करना प्रारंभ किया और जापान के साथ व्यापार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक और ये उठता है कि कौन कौन से स्थान ऐसे थे जहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। तो उसमें साक्ष्यों के आधार पर भारत के पश्चिमी तट पर बेसिन, कालीकट, गोवा, दीव दमन, पूर्वी कोरोमंडल तट पर नागापट्टनम, ट्रिनिदाद, बंगाल में हुगली, ढाका, चिटगोंग आदि स्थानों पर दुर्गों का निर्माण करके वहाँ पर अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। 1560 ईस्वी में इन्होंने इन कंपनियों और किलों में जांच की व्यवस्था भी की, जिसे कि कर्ता कहा जाता है। फिर एक और सवाल उठता है कि पुर्तगालियों के द्वारा इस प्रारंभिक काल में कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से लेकर निर्यात की जाती थी। तो उसमें पुर्तगालियों के द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, लौंग महत्वपूर्ण पाई जाती थी और यूरोपीय व्यापारियों में यूरोप में इसको बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता था और कहा जाता है कि लाभ खर्च की गई पूंजी 800 से 1000% तक पाई जाती थी। तो इस प्रकार से यूरोप में पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय मसालों को बेचकर बहुत लाभ की प्राप्ति की जाने लगी। फिर इसके बाद में पुर्तगालियों ने अंतर एशिया और अंतर भारतीय व्यापार का संचालन करना प्रारंभ कर दिया और गोवा से जापान वस्त्रों का निर्यात ये करने लगे। और यहाँ फिर दूसरी चीज़, इन्होंने यहाँ से सस्ती दर में कच्ची चांदी खरीदना प्रारंभ कर दिया और उसको कच्ची चांदी को खरीदकर ये भावी व्यापार में इसको प्रयुक्त करने लगे। फिर ये पुर्तगाली चीन से मिट्टी के बर्तन, रेशम और अन्य वस्तुएं भारत लाने लगे और भारत लाकर
इनको मलक्का द्वीप समूह में बेचने लगे और मलक्का द्वीप समूह से मसाले खरीदकर अपने देश गोवा के रास्ते से यूरोप में और अपने देश में भेजने लगे। और इस प्रकार से सबसे पहले आने वाली व्यापारिक कंपनी पुर्तगाली कंपनी ने बहुत लाभ की प्राप्ति इस प्रकार से उन्होंने की। इसके बाद पुर्तगालियों ने बंगाल में कृषि उत्पादन में नील, शोरा, मोम, बंगाल की मलमल आदि को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खरीदकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये निर्यात करने लगे। और मलाबार से काली मिर्च, लंका से दालचीनी, चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, सुंडा से चंदन, मलक्का से लौंग, जायफल, बोर्निया से कपूर तेल और बंगाल आदि खरीदकर ये आगे निर्यात करने लगे। और कहा जाता है कि जो मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा बादशाह के दरबार में ये चीज़ें भेजी जाने लगी और जिससे उनको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होने लगी। 1580 ईस्वी का यदि हम एक उदाहरण लें तो पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी एक कंपनी स्थापित करने की स्वीकृति मुगल शासक से प्राप्त कर ली। और उसी काल का एक और उदाहरण हमें प्राप्त होता है कि जो अकबर था, अकबर कुछ बंगाल में लाई हुई वस्तुओं, दक्षिणी पूर्वी एशिया से बंगाल में लाई हुई वस्तुओं की खरीद करने में बहुत रुचि रखता था और इसके लिए उसने अपने एक प्रतिनिधि को पुर्तगालियों से संपर्क करने के लिए भी भेजा था। तो इससे ये उदाहरण प्राप्त होता है कि धीरे धीरे जो सुल्तान थे और जो मुग़ल शासक थे उन्होंने भी पुर्तगालियों के व्यापार में रुचि लेना शुरू कर दिया। और बंगाल में हर साल ये कहा जाता है कि पुर्तगाली जहाज़ों में माल की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों से हुगली नदी पर एक स्थान था बट्टोर, उस पर मेला लगाया जाता था और वहाँ पर जो स्थानीय व्यापारी थे वह उस माल को खरीदते थे और अपने आर्थिक लाभ की प्राप्ति करते थे। तो इस प्रकार से प्रारंभिक काल में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करने के प्रयास किए, कंपनियां स्थापित की, सैनिक अड्डे स्थापित किए और स्थानीय व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया और शासकों से संपर्क स्थापित करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बाद के कुछ वर्षों में हम क्या देखते हैं कि भारत में डचों ने आना शुरू किया और अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में औपनिवेशिक विस्तार शुरू किया और यहाँ पर स्थानीय लोगों से व्यापार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इसी कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे पुर्तगालियों का व्यापार कम होने लगा और दूसरे बाजार बढ़ने लगे जिसमें नील, शोरा, सूती वस्त्रों का यूरोपीय बाजार हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर जब अंग्रेज और डच कंपनी या इनके व्यापारी जब भारत में आए तो कहा जाता है कि डचों ने जावा एवं सुमात्रा से काली मिर्च प्राप्त की और यहाँ से ये इसको खरीदकर पश्चिमी यूरोप ले जाने लगे। इसके बाद डचों और अंग्रेज़ों ने 1640 ईस्वी के बाद मलाबार तट और कोंकण बंदरगाहों से काली मिर्च खरीदना शुरू कर दिया और कालीकट में एक अंग्रेज कंपनी की भी स्थापना कर ली और डचों ने कोचीन में अपनी एक डच कंपनी की स्थापना भी कर ली और यहाँ से ये स्थानीय व्यापारियों से माल खरीदने लगे और वह अपना लाभ कमाने के लिए यूरोप में बेचने लगे। ये था आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन। अब एक और जो हम प्रमुख रूप से प्रश्न हमारे मन में उठता है वो है कि कौन कौन सी भारतीय वस्तुओं का निर्यात इन कंपनियों के द्वारा यूरोप में
किया जाता था। भारत से कौन कौन सी वस्तुएं दूसरे देशों में भेजी जाती थी, तो उसमें 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों को भेजे जाने वाली जो प्रमुख वस्तु थी वो थी नील, क्योंकि भारतीय सूती माल की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इनको रंगने के लिए और कलर करने के लिए डच और अंग्रेज कंपनियों ने नील के व्यापारिक महत्व को समझा और यूरोपीय बाजारों में इसकी उपयोगिता और लाभ का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ से नील की खरीद प्रारंभ कर दी। अब भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से ये नील खरीदते थे, उसमें उदाहरण के रूप में अहमदाबाद में एक स्थान है सरखेज और बयाना, दोनों स्थानों से ये नील खरीदते थे और इसका निर्यात करते थे। और डच कंपनी ने भी विभिन्न साधनों से रंग प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया। 1636 ईस्वी का उदाहरण लें तो अंग्रेजों ने सिंध से और डच व्यापारियों ने 1645 ईस्वी में दक्षिण में वेरगुला क्षेत्र से नील खरीदना प्रारंभ किया और डच व्यापारियों ने चट्टगांव से भी नील खरीदना प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1663 ईस्वी में मूसलीपट्टम से इनको नील प्राप्त होने लगी और बाद में इस क्षेत्र से नील का निर्यात प्रारंभ हुआ और कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये जो नील का महत्व था यूरोप में कम होने लगा और इसका निर्यात भी भारत में धीरे धीरे कम किया जाने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये नील की कीमत क्या होती थी, तो कुछ नील की कीमत के हमें एग्जाम्पल प्राप्त होते हैं। 1676 ईस्वी में 1 मण सूरती नील 37 रुपये की कीमत में मिलती थी और 1757 ईस्वी का एक उदाहरण मिलता है जिसमें लाहौर नील जो बयाना में होती थी वह 100 रुपये से 110 रुपये प्रति मण में इन यूरोपीय व्यापारियों को प्राप्त होती थी। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के साथ नील की स्थानीय मांग में भी वृद्धि हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहली जो वस्तु सबसे ज़्यादा डिमांड में जो निर्यात में थी वो थी नील। इसके बाद हम देखते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में सोरे का निर्यात भी बहुत ज़्यादा होने लगा। सोरा जो है कि बारूद बनाने के काम में आता था और बारूद बनाने उस समय जो यूरोप की परिस्थितियां थी उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ युद्ध शुरू हो गए थे और युद्धों के शुरू होने के कारण इसको युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बारूद का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा और सोरे की डिमांड बढ़ गई। इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि स्पेन की मांग को पूरा करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा गोवा के रास्ते से सोरे का निर्यात किया जाने लगा। 1621 ईस्वी में डच व्यापारियों ने सोरे का निर्यात बढ़ाया और यह यहाँ से खरीदकर बाहर भेजा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोरे का निर्यात प्रारंभ किया जो कि 1626 ईस्वी तक और 50 ईस्वी तक पहुँचते हुए इसका जो निर्यात था वो सामान्य के लगभग ही रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से भारत में सोरे का निर्यात किया जाने लगा। मोरलैंड ने इस व्यापार के संबंध में कुछ विवरण प्रदान किया और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंग्रेज कंपनी ने 1653 ईस्वी में 200 टन सोरे का भारत में आदेश दिया था। बंगाल से वह ईस्ट इंडिया कंपनी 800 टन सोरा खरीदती थी और उसका लदान करती थी। 1661 ईस्वी का उदाहरण यदि हम देखें
तो डच कंपनी के द्वारा 1480 टन सोरे का भारत से निर्यात किया गया। फिर यूरोप में इसकी मांग और इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भावी युद्ध की आशंका के कारण इसकी उपयोगिता को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में 3 पौंड प्रति सैकड़ा की दर से बेचने का इसको समझौता किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोरे का व्यापार निर्यात भारत से होने लगा। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां गुजरात कौन कौन से स्थानों से ये शोरा प्राप्त करती थी? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां गुजरात, अजमेर, कोरमंडल से शोरा प्राप्त करती थी। दक्षिणी भारत को यदि हम लें तो गोलकुंडा, जिंजी के समीपवर्ती क्षेत्र से शोरा प्राप्त करती थी। और बिहार के पटना के पास से भी शोरा की प्राप्ति की जाती थी। कहा जाता है कि वहाँ अच्छी किस्म का शोरा प्राप्त होता था और सस्ता भी इनको प्राप्त होता था। और फिर ये गंगा नदी की शाखाओं से समुद्र तट तक पहुँचाया जाता था और फिर वहाँ से यूरोप में भेजा जाता था। 1698 ईस्वी में कहा जाता है कि यूरोप में शांति समझौता हो गया और उसके बाद व्यापार की खपत कम हो गई। 1735 ईस्वी का एक उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पटना में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में हुई और उसने शोरे के बाजार में एक नवीन प्रतियोगिता उसने शुरू कर दी। और 1740 ईस्वी में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियों ने भारतीय व्यापारियों को अपने अधिकृत क्षेत्र में सोरे का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में समझौता भी किया। इसका उदाहरण हमें प्राप्त होता है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र थे उनमें शोरे का व्यापार नहीं किया जाएगा और सभी शोरा वही प्राप्त करेंगे। और उसमें कहा जाता है कि अमीचंद जो कि उस काल का विशेष व्यापारी था और उसका जो भाई था ओमीचंद ने कहा जाता है कि राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव से स्थानीय आसामी व्यापारियों को ही शोरा बेचने के लिए बाध्य किया था। तो इस प्रकार से शोरे के व्यापार का विवरण हमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से प्राप्त होता है। अब नील व शोरे के अलावा जो एक और वस्तु का जो व्यापार विदेश में होता था उसमें है आपके रेशम। और कहा जाता है कि रेशम और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता था और ये जो रेशमी वस्त्र होते थे वो बहुत ही कीमती होते थे और भारत में केवल उच्च वर्ग के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता था। और जो धनाढ्य वर्ग या उच्च वर्ग, शासक वर्ग रेशमी वस्त्रों को पहनते थे वह उनके सम्मान की बात मानी जाती थी और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। और मुस्लिम जो बादशाह थे वो श्रेष्ठ रेशमी वस्त्र पहनते थे जो बहुत ही आकर्षक लगते थे। एक ग्रंथ है जो कि जिसके लेखक हैं शहाबुद्दीन अल उमरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ममालिकुल अमसार और उसमें ये कहा जाता है, उसमें ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस रेशम के व्यापार को राजाश्रय भी प्राप्त था और इस राजाश्रय के कारण रेशम के वस्त्र पर होने वाले जितने भी कार्य थे उनका उल्लेख भी उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। उसके अनुसार इस लेखक ने बताया है कि सुल्तान का कढ़ाई का एक स्वयं का कारखाना भी था जिसमें 4000 रेशम कर्मी काम करते थे और वह विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी तैयार करते थे। तो सुल्तान भी रेशम के कारखाने खोलते थे और इसका व्यापार किया करते थे। लेखक ने कहा जाता है कि बताया है कि इन वस्त्रों का जो आयात है सिकंदरिया,
चीन व इराक से होना बताया है। और कहा जाता है कि जो कच्चा रेशम ये इनसे प्राप्त करते थे, और दस्तकार भारत के होते थे, और इस रेशम का जो धागा और वस्त्र निर्माण होता था वो बंगाल में होता था। और यूरोप के साथ रेशम का व्यापार का जो प्रारंभ हुआ था वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। और 1657 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रेशम के व्यापार का प्रारंभ किया गया था, और इन कंपनियों ने काफ़ी व्यापारिक पूंजी इसमें लगाई थी। और कहा जाता है कि इस 3000 पाउंड बंगाल में रेशम खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिए थे। और उसके बाद में कहा जाता है कि नियमित रूप से 100 गांठें, जिनकी कीमत 20,000 रुपये उस काल में पाई जाती थी, भेजने का आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। कहा जाता है कि रेशम का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा उत्तरी बंगाल में होता था, और भारत में कासिम बाजार, मालदा, रंगपुर से यह निर्यात किया जाता था। और रेशम अहमदाबाद व चोल तक के करगो में कार्यरत जो इसके कार्मिक थे वे इसको काम करने का किया करते थे। और बंगला से कच्ची रेशम भी प्राप्त की जाती थी। और बंगाल की जो रेशम थी, कहा जाता है कि उसकी तुलना यूरोप और अन्य देशों से प्राप्त रेशम से की जाती थी। और जब तुलना की जाती थी तो बंगाल का जो रेशम है वो सस्ता माना जाता था, और इसी कारण अंग्रेज कंपनियां रेशम का निर्यात भार धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी। 18वीं शताब्दी में यदि हम देखें तो सूबा की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, जो वह रेशम के निकास में महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। और यदि महत्व की दृष्टि से रेशम का व्यापार देखें तो पठान और मध्य एशिया के व्यापारियों का इसमें दूसरा स्थान पाया जाता था। टर्मिनियर ने इसका विवरण देते हुए कहा है कि कच्चे रेशम को अहमदाबाद और सूरत लाया जाता था, और जहाँ पर श्रेष्ठ किस्म का रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता था, और इसके बाद उसके कारखाने स्थापित किए जाते थे, और उसके बाद इस कंपनियों को बेचा जाता था। और कहा जाता है कि कई बार डच जो व्यापारी होते थे रेशम के रेशे को पिकारों से, व्यापारियों से सीधा ही खरीद लेते थे, और फिर अपने कारखानों में उसका धागा बनाते थे, और फिर उत्कृष्ट पद्धति से इस रेशम काटने के साथ ही इसका जो वस्त्र था वो निर्मित किया जाता था। और कहा जाता है कि 1720 ईस्वी से लेकर 1730 ईस्वी के वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ भारत से रेशम की बड़ी मात्रा में खरीद की गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेशम का जो व्यापार था वो यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा अधिक प्रचलित किया गया, और भारत में भी इसकी उच्च वर्ग में बहुत अधिक डिमांड पाई जाती थी। इसके बाद हम लेंगे सूती वस्त्र उद्योग और यूरोपीय कंपनियों के द्वारा इसका किस प्रकार से निर्यात किया गया। इंग्लैंड में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था, और कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में उस समय भारत जो था विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक देश माना जाता था। और समुद्र पार एशियाई और अफ्रीकी देशों में लंबे समय तक भारत ने सूती वस्त्रों का निर्यात भी किया था। अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में विशेषकर इंग्लैंड भी इस दौड़ में शामिल हो गया था। और ये जो समसामयिक लेख हमें इस काल के प्राप्त होते हैं और वो प्रमाणित करते हैं और स्पष्ट करते हैं, और उसमें एक लेखक आपके
पेरार्ड, उसने लिखा है इसके सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में कि कन्याकुमारी से लेकर चीन तक सभी स्त्री पुरुष सिर से लेकर पांव तक भारतीय वस्त्रों को पहनते हैं। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि विदेशों में इसकी कितनी डिमांड थी और कितना प्रयोग किया जाता था। एक और उदाहरण इसका हमें प्राप्त होता है, खुसरो ने लिखा है कि बंगाल की जो मलमल थी वो इतनी उत्कृष्ट होती थी कि 100 गज मलमल को सिर में लपेटने के बाद भी जो सिर के नीचे के बाल होते थे उनको आसानी से देखा जा सकता था। तो और इसके अलावा खुसरो ने एक बात और कही है कि देवगिरी के बहुमूल्य रंगीन वस्त्रों की तुलना गुलाब के फूलों से की गई थी। यानी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुरंगी गुलाब के फूल होते हैं, उससे इसकी तुलना खुसरो ने की थी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि देवगिरी और महादेव नगरी सूती वस्त्र निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र उस समय माने जाते थे और उनके सूती वस्त्र उत्कृष्टता की श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध थे। मुगल काल में हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में बंगाल और गुजरात में निर्मित जो वस्त्र होते थे वो प्रसिद्ध माने गए थे और इनको बंदरगाहों से विदेश में भेजा जाता था। इसके बाद मुगल काल के अंतर्गत सूती सामान के निर्यात के 4 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते थे और 4 प्रमुख क्षेत्रों में है पंजाब, गुजरात, कोरोमंडल तट और बंगाल। और जो स्थलीय व्यापारी थे जो कि इस माल को बेचते थे, उनमें प्रथम स्थलीय व्यापार जिनसे होता था वो बाजार थे अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया। यानी स्थल मार्ग से इस सूती वस्त्रों को बेचने का जो भारत से काम किया जाता था वो अफ़गानिस्तान, फारस और मध्य एशिया में किया जाता था। ये स्थल मार्ग के अतिरिक्त नदियों से और बंदरगाहों से जो माल भेजा जाता था सूती वस्त्रों का, वह मस्कट, कुंग और बसरा के व्यापारियों को भेजा जाता था और निर्यात किया जाता था। और एक इतिहासकार हैं आपके हेनरी बोन, उन्होंने 1639 ईस्वी में आगरा से थट्टा के मध्य यात्रा का वर्णन किया है और उससे हमें कपड़े के व्यापारिक क्षेत्रों और मार्गों की जानकारी प्राप्त होती है। और उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो कहा जाता है कि पानीपत की जो सफ़ेद मलमल थी वह मलमल सिरहिंद और लाहौर में बिक्री के लिए भेजी जाती थी। और कोरोमंडल कहा जाता है कि इन सूती कपड़ों का जो निर्यात था वह कोरोमंडल तट के मोरवा के साथ कुछ सीमा तक व्यापारिक संबंध बंगाल की मलमल, फारस की खाड़ी के देशों को भेजी जाती थी और उनके व्यापार को निर्यातित दृष्टि से हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भारत में औद्योगिक क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक उत्पादन इसका होता था, जिसमें प्रमुख रूप से हम गुजरात को ले सकते हैं। और कहा जाता है कि गुजरात के जो बुनकर और जुलाहे थे वह तकनीकी और सूती सामान को मध्य पूर्व की आवश्यकताओं के अनुसार ढालते थे। यानी जिस प्रकार की डिमांड होती थी उस डिमांड के अनुसार वो वहाँ के जो बुनकर और जुलाहे थे वस्त्र का उत्पादन करते थे। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि 1664 ईस्वी में सूरत की जो फैक्ट्री थी उसमें ईरान, बसरा और मोरवा को भेजे जाने वाले सूती वस्त्रों की डिमांड के अनुसार बनाने का ऑर्डर दिया गया था और ये कहा गया था कि हमें इस प्रकार के वस्त्र चाहिए जो कि कागज़ की तरह कलफदार हों और मुलायम हों।
तो इस प्रकार की जिस प्रकार की आवश्यकता या डिमांड आती थी, उस प्रकार की डिमांड पर आधारित वस्त्रों का निर्माण भी उस काल में किया जाता था और इनको विदेशी व्यापारियों को बेचा जाता था। और इसके अलावा जो ये कपड़ा उद्योग था, इसका जो परीक्षण किया जाता था, वह परीक्षण करने के साथ साथ ही इनके जो उत्पादन क्षेत्र थे वह शहर में भी होते थे, और शहर के पास जो ग्रामीण इलाके थे या प्रांतीय इलाके थे, वहाँ पर भी इसका वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। उदाहरण के रूप में जैसे उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो सूरत से 20 मील के दूरी पर बारडोली, नौसारी, मांडवी आदि शहर थे, जो कि इन मांडवी आदि क्षेत्रों में इनका उत्पादन, सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा गुजरात में कुछ अन्य वस्त्र उद्योग केंद्र भी थे, जिसमें अंकलेश्वर, भरूच, डभोई, बड़ौदा, नडियाद, धोलका, अहमदाबाद, इन क्षेत्रों में भी ये सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। और ये वस्त्र यहाँ उत्पादित होने के बाद दिल्ली और आगरा की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्गों के पास में स्थित पाए जाते थे, और फिर बंगाल के कोरोमंडल तट से इनको विदेशों में भेज दिया जाता था। अब ये एक और जो प्रश्न हमारे बीच उठता है वो ये है कि इनकी वाहन पद्धति क्या पाई जाती थी, यानी किन साधनों से ये भेजे जाते थे। और माल को लाने ले जाने में, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में माल को लाने और ले जाने का जो साधन था वो सड़क मार्ग से पहिएदार गाड़ियों का प्रयोग करते हुए किया जाता था। और दक्षिणी भारत में टर्मिनियर महोदय ने बताया है कि पशुओं पर लादकर सामान को लाया ले जाया जाता था, और उन तथ्यों के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर कहा गया है कि दक्षिणी भारत में माल ढोने के लिए बेलों का प्रयोग अधिक किया जाता था, और बेलों पर माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की जो विभिन्न वस्तुएं थी, विभिन्न स्थानों पर और विदेशों में उनका निर्यात किया जाता था, जिसमें नील, शोरा, रेशम, सूती वस्त्र आदि प्रमुख रूप से पाए जाते थे। अब है इन वस्त्र उद्योगों का संगठन किस प्रकार का था, यानी किस प्रकार से ये तैयार किए जाते थे और किस प्रकार से आखिर में ये व्यापारियों तक पहुंचते थे। तो अगर इसमें हम देखें तो बाजार तक पहुंचने में कहा जाता है कि वस्त्र उद्योग के जो कारीगर थे वो मांग के अनुसार पूर्ति को बनाए रखने के लिए दो प्रकार की नीतियां उन्होंने अपनाई थी। पहले प्रकार की जो उनकी नीति थी वह था कि खुले बाजार के लिए वह परंपरागत और सुपरिचित वस्त्रों का उत्पादन करते थे। यानी भारत में जो खुला बाजार हमारा था, भारतीय बाजार, उसमें यहाँ की डिमांड के अनुसार परंपरागत वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। और कहा जाता है कि जो ऑर्डर दिए जाते थे उन ऑर्डरों की प्राप्ति के लिए ये पूंजी की अदायगी लेन देन किया करते थे। फिर दूसरे प्रकार का जो स्रोत हुआ करता उसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो विदेशी व्यापारियों के द्वारा, यानी पुर्तगाली, डच कंपनी और अंग्रेज कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार की डिमांड की जाती थी और जिस प्रकार के सामानों का ऑर्डर प्रदान किया जाता था, वो ऑर्डर वो तैयार करते थे और इन व्यापारियों को बेचते थे। तो दो प्रकार की नीतियाँ, इस दो प्रकार के ये संगठन पाए जाते थे। इसके बारे में थोक
उत्पादित माल को फिर थोक व्यापारियों को बेच दिया जाता था और थोक व्यापारी फिर विदेशी व्यापारियों को बेच देते थे। और जो एक इतिहासकार हैं, इस प्रक्रिया के संबंध में, संगठन के संबंध में मार्क्स ने कहा है कि सबसे पहले उत्पादक स्वयं पूंजीपति व्यापारी बन जाता था और दूसरा व्यापारी श्रमिक बनकर रह जाता था। और इसके कारण सबसे नीचे जो कड़ी हमें संगठन में देखने को मिलती है वह है आपके श्रमिक के बाद है कारीगर के बाद है व्यापारी के बाद है ये पूंजीपति, और पूंजीपति विदेशी व्यापारियों या कंपनियों के साथ संपर्क करके इस माल को बेचते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार का संगठन हमें देखने को मिलता है और उसके आधार पर ये सामान बेचा जाता था। और इसमें कई ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि ये निर्यात जो किया जाता था वो किन किन क्षेत्रों से किया जाता था और उसकी विशेषता क्या थी और कहाँ कहाँ पर ये तैयार किया जाता था और किस प्रकार से इन कंपनियों को बेचा जाता था। तो किस प्रकार से क्षेत्रीय निर्यात वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो इसमें कहा जाता है कि निर्यात करने में 1700 ईस्वी का यदि हम उदाहरण लें तो सूरत से कुल निर्यात का भार 50% था और कहा जाता है कि कुल निर्यातित वस्त्रों के मूल्य का 35% निर्यात होता था। यानी 50% की डिमांड थी सूरत में निर्यात करने के लिए, लेकिन उसका 35% ही वो निर्यात कर पाते थे। इसी प्रकार से यदि मद्रास का उदाहरण लें तो 41% की डिमांड थी, लेकिन वह कुल मूल्य का 48% निर्यात कर पाते थे। तो इसका मतलब वह ज़्यादा उत्पादन कर पाते थे। और यही रेशो यदि हम देखें तो बंगाल में 9 व 17% पाया जाता था। और 1669-74 ईस्वी में ये कहा जाता है कि डच कंपनी के द्वारा भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई थी और अंग्रेज कंपनी से इनकी प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हो गई थी। अब 18वीं शताब्दी का यदि हम उदाहरण लें तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा जाता है कि इस प्रतिशत में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। और बंगाल में कहा जाता है कि 60 से 80% माल अंग्रेज कंपनी को निर्यात होता था। और इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में यह निर्यात में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है और उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। ये था आपके विदेशी व्यापार भारतीय उद्योग का। धन्यवाद।